जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आज मैं आपके लिए एक नए टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं इतिहास से रिलेटेड ही आज की क्लास में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। मैंने जितने सारे प्रश्नों को लाते हैं वह एनसीईआरटी और बीटीसी के प्रश्न होते हैं, उसके निचोड़ को मैं एकत्रित करते हैं और सारे प्रश्नों को लाते हैं। तो आप लोग को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम चैनल का दिया गया है, आप लोग वहां से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे सारी पीडीएफ है, आप लोग उसको अच्छे तरीका से रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या पहला, बहुत अच्छे प्रश्न होंगे, धांसू प्रश्न होंगे ये सारे आज की क्लास का। तो यहाँ पे देखिए पहला जो प्रश्न कर रहा है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अर्थशास्त्र से संबंधित है, राजनीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और धर्मशास्त्र से संबंधित है। चरक संहिता जो है ये किस नामक जो ये पुस्तक है ये किससे संबंधित है। तो ये जो चरक है ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, ये चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग डिटेल से समझ लेते हैं। चरक संहिता जो है मुख्यतः काय चिकित्सा, कभी कभी आपको ऑप्शन में काय चिकित्सा भी जो है ये देखने को मिलेगा, तो इसी से रिलेटेड है, चिकित्सा से रिलेटेड है। अब यहाँ पे बताया गया है कि चिकित्सा संस्थान में रोगों की चिकित्सा से लेकर औषध कल्पना तक का संपूर्ण विधान वर्णित है। किसमें? तो चरक संहिता में। और चिकित्सा स्थान में कितने अध्याय पूछा गया है? तो 30 अध्याय। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो चरक संहिता है इसमें चिकित्सा शास्त्र में कितने अध्याय हैं, तो आप लोग को याद रखना होगा 30 अध्याय है। ओके, क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ और बातें को पुष्टि किया गया है कि रसायन अध्याय के नाम से प्राप्त इस अध्याय में रसायन औषधि द्रव्यों का नाम, रसायन सेवन के संपूर्ण विधान का उल्लेख जो है इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए दूसरा जो प्रश्न कह रहा है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद में चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद में चलता है? ऋग्वेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथों वेद और यजुर्वेद। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। यजुर्वेद दो है, यजुर्वेद, इसमें यज्ञ संबंधी विधि का विधानों का पता चलता है। आपको याद करना होगा, यज्ञ दिया है यहाँ पे, य से यजुर्वेद हो जाएगा। इससे भी आप इस तरह रिलेटेड प्रश्नों को करके याद कर सकते हैं। यहाँ पे वही चीज को बताया गया है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता है यजुर्वेद में पता उसका चलता है। इसके बाद देखिए तीसरा जो प्रश्न यहाँ पे है कि वैदिक युगीन सभा किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? गांवों की व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी और राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। वैदिक के युगीन सभा, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही होगा। जो वैदिक युगीन सभा है यह एक मंत्री परिषद होती थी। ओके, यहाँ पे देखिए बताया गया वही चीज कि वैदिक युगीन जो सभा है यह मंत्री परिषद होती थी। अब रही बात, कुछ माइंड में प्रश्न आ रहे होंगे कि वैदिक युगीन जो सभा है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी रख लेते हैं। जो वैदिक युग की अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं में से ये जो सभा है एक मानी जाती है। और इस सभा के एक दूसरी संस्था थी समिति और अर्थवेद, जो इनमें से उन दोनों की प्रजातियों की दो पुत्रियां कहा गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि तत्कालीन वैदिक समाज की ये संस्थाएं अपने विकसित रूप में प्राप्त हुई है। तो ये जो है वैदिक युगीन सभा है। ओके, इसके बाद देखिए अगला जो यहाँ पे पॉइंट रखा गया है कि वैदिक काल के संस्थापक कौन थे। तो वैदिक काल के संस्थापक आर्य थे। कौन थे? तो वैदिक काल के संस्थापक आर्य थे। आर्यों का जो आरंभिक जीवन था वह मुख्यतः
किससे चालू हुआ था? तो उसका जो मुख्यतः जो जीवन था उन लोगों का वह पशुचारण था। क्या था? तो पशुचारण था। याद करना होगा। वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। इनके आरंभिक जीवन की शुरुआत किससे किए थे? तो पशुचारण से किए थे। और वैदिक सभ्यता जो थी एक मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। प्रश्न दे सकता है कि वैदिक सभ्यता जो थी कौन सी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। और इसकी जानकारी, वैदिक सभ्यता की जानकारी जो है वह स्रोत वेद से मिलता है। कौन से वेद से मिलता है? तो स्रोत वेद से मिलता है। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न। चौथा जो प्रश्न है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? निरकुंश, प्रजातंत्र, गणतंत्र और वंशानुगत राजतंत्र। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही होगा। गणतंत्र जो है उस समय शासन प्रणाली थी वैदिक युग की। ओके, यहाँ पे देखिए कुछ एक्सपर्ट के द्वारा इस चीज को बताया गया है कि वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। इसमें शासन का जो प्रमुख होता था वह राजा होता था। राजा जो है वह वंशानुगत तो होता था, परंतु शब्द के मतलब कि जनता उसे हटा भी सकती है। परंतु जहाँ पे शब्द आ गया तो सोच लीजिए वहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे इस बात को जिक्र किया जा रहा है कि राजा तो वंशानुगत होता था, लेकिन ये सारी जो यहाँ पे जो जनता थी सारा अधिकार जो है जनता के पास होता था और जनता जब चाही उसको हटा सकती थी। वह क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि जन विशेष का क्या था? प्रधान होता था। और वैदिक काल में राजशाही प्रणाली को अपनाया गया था। यह भी प्रश्न कभी कभी देखने को मिलता है, पूछा भी जाता है कि वैदिक काल में कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो याद करना होगा वैदिक काल में राजशाही शासन प्रणाली को अपनाया गया था। ओके, क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए पांच जो प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की अर्थवेद? तो जो सबसे प्राचीन वेद को माना गया है वह है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा होगा आप दोस्तों? तो ऋग्वेद होगा, क्योंकि ऋग्वेद को 4 वेदों में से सबसे प्राचीन माना जाता है। ऋग्वेदों को 4 वेदों में से सबसे प्राचीन माना जाता है। जो 6 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? इसमें से कौन सी जो है भारतीय दर्शन की जो है आरंभिक विचारधारा है? बहुत अच्छा ये प्रश्न है। ये सांख्य दर्शन, वैश्विक दर्शन, मीमांसा की योग? तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सांख्य दर्शन से रिलेटेड है। जो भारतीय दर्शन की जो आरंभिक विचारधारा है, जो प्रारंभिक विचारधारा है वह सांख्य दर्शन से रिलेटेड है। ओके, इसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न। जो 7 नंबर जो प्रश्न है कि सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक, मीमांसा और वेदांत, इन जो 6 भारतीय दर्शन है इसकी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कौन से युग में हुई है? वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में कि मौर्य युग में? तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इस जो जितनी सारी ये भारतीय दर्शन है इसकी जो शुरुआत हुई है, इसका जो स्पष्ट रूप से जो शुरुआत हुआ है वह हुआ है वैदिक युग में। तो याद करना होगा आप लोग, जो भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियां है, सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक, मीमांसा और वेदांत, इनकी भी कुछ अपने अंदर अलग अलग जो है भेद हैं। इस चीज को जो है पूछा जाता है। यहाँ से अक्सर प्रश्न जो है एग्जाम में जरूर बनते हैं। आगे देखिए प्रश्न जो 8 है। यहाँ पे जो प्रश्न 8 है कि निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई जाती है? कौन सी दस्तकारी है? तो मृद भांड, आभूषण, बढ़ईगिरी और लुहार। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी हो रहा है ये बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे कि लुहार, जिसको हम लुहारगिरी कहते हैं, यह जो है यह आर्यों के व्यवहार में इसको नहीं लाई जाती है। कौन सा? लुहारगिरी को। बाकी यहाँ पे पाटरी को, आभूषण को और काष्ठकारिता को इस आर्यों के द्वारा
जो व्यवहार है इसमें इसको लाया जाता है, लेकिन लुहारगिरी को नहीं लाया जाता है। 10 जो प्रश्न है यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, रखलास दास बनर्जी, एम वत्स और यहाँ पे दिया है अन। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे गए हैं, आप इसे जरूर याद करिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? तो 1921 और 1922 में हड़प्पा में सिंधु घाटी स्थल की खुदाई का पर्यवेक्षण किया था। और हड़प्पा स्थल की खुदाई जो है 1926 में माधव स्वरूप वत्स द्वारा, 1946 में व्हीलर द्वारा किया गया था। तो इसकी खुदाई जो करवाए थे वह करवाए थे दयाराम साहनी। ओके, क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए 11 जो प्रश्न है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, वह कौन सा सच्चा शासक था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और यहाँ पे दिया गया है अन्य। तो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही होगा चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि पूछा गया है शासक का नाम। तो वह जो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, एक सच्चे जैन मुनि की तरह जो शासक था, वह उपवास के द्वारा अपने शरीर को त्याग कर दिया था। अब इसके बारे में कुछ रहस्य को देख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य जो था एक सम्राट था जो अशोक का दादा था। वह अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने धर्म गुरु आचार्य भद्रबाहु के, इसके धर्म गुरु कौन थे? तो भद्रबाहु थे, जो पाटलिपुत्र बिहार से दक्षिण भारत में चला गया था। ओके, यहाँ पे देखिए बताया गया है और कि वहाँ कर्नाटक प्रदेश में एक वनाच्छादित पर्वतीय क्षेत्र में दिगंबर जैन मुनि की दीक्षा लेकर वह क्या करे थे? तप करे थे। कौन? वह। और वहीं निवारण प्राप्त किए थे और उसी के नाम पर एक पहाड़ी की चंद्रगिरी भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे यहीं अपना क्या किए थे? अपने जीवन को त्याग कर दिए थे। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 12 प्रश्न। यहाँ पे जो 12 प्रश्न है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 किसके मध्य लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध मुहम्मद गौरी और भीम के बीच, मुहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, मुहम्मद गौरी जयसिंह और मुहम्मद गौरी और अजय पाल। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मुहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच जो था वह तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था जो 1191 में हुआ था। कुछ यहाँ पे देख लीजिए। तराइन का जो युद्ध था अथवा तरवाड़ी का युद्ध कहिए, दोनों एक ही है। वह 1191 से 1192 की एक ऐसी श्रृंखला मानी जाती है जिसने पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम जो थे वह अपने नियंत्रण के लिए खोल दिए थे। यह जो युद्ध था मुहम्मद गौरी, जिनका मूल नाम था मुजुद्दीन मुहम्मद बिन शाम, इनका मूल नाम था, और ये जो थे अजमेर तथा दिल्ली के चौहान जिसको बोलते थे उस समय राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। मुहम्मद गौरी और राजपूत जो शासक थे पृथ्वीराज तृतीय के बीच यह युद्ध को खेला गया था। अगला जो प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 13 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? कौन सा शासक था? मुर्शिद कुली खान, शहादत खान, सरफराज खान और यहाँ पे दिया गया है अन्य। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मुर्शिद कुली खान ये जो थे बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग करने में इसको स्वतंत्र अपना जो है भूमिका निभाए थे। यहाँ पे देखिए उस चीज को बात में जिक्र कर दिया गया है कि मुर्शिद कुली खान मुगल संरक्षण के अंतर्गत 1717 में बंगाल का गवर्नर बना था। कब बना था बंगाल का गवर्नर? तो 1717 में। लेकिन की बात आ गया कि मतलब दिल्ली मुगल शासक से उसका संबंध मात्र भेंट भेजने तक ही सीमित था। वह तो बंगाल का गवर्नर तो बन गया था, लेकिन दिल्ली मुगल शासक से उसका जो संबंध बना था वह केवल भेंट मतलब आमंत्रित भेजने के लिए ही सीमित था। यहीं से बंगाल जो है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा था जब मुर्शिद कुली खान जो था यहाँ का गवर्नर बना था। 1739 में
अलीवर्दी खान के नवाब बनने के बाद बंगाल का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शक्ति प्रदान हुआ था। ओके, आगे जो प्रश्न देखिए यहाँ पे कुछ बताया गया है कि बंगाल की जो प्रशासनिक शक्ति जी थी वह बंगाल नवाब सिराजुद्दौला का जो प्लासी की जब लड़ाई हुआ था 1757 में, उसी समय उसको हार के बाद धीरे धीरे वह अंग्रेजों के हाथों में से क्या हुआ, हस्तांतरित हो गया। ओके, आज 14 जो प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था, 53 में, 56 में, 63 में कि 65 में। तो इस चीज को बहुत याद करिएगा, अच्छा प्रश्न है। तो विधवा पुनर्विवाह जो कानून है 1856 ईस्वी में बना था। कब बना था, तो 1856 ईस्वी में बना था। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक्सपर्ट के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को लिया गया है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, यह जो है 16 जुलाई 1856 को हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह का वैध बनाता है। और हिंदू जो पुनर्विवाह है, यह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान इसको तैयार किया गया था। और यह अधिनियम जो है 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इस चीज को पारित किया गया था। ओके, यहाँ पे जो 15 प्रश्न है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी, 77 में, 1833 में, 58 में कि 1799 में। तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति जो अपनाई थी 1858 में। बहुत अच्छा, ये भी प्रश्न है, 1858 जरूर याद करिएगा। फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई गई थी, तो 1858 में। यहाँ पे बताया गया है कि अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और शासन करो की जो नीति थी 1858 ईस्वी में अपनाई गई थी। अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाने का जो मुख्य उद्देश्य था, उसका मुख्य उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार करना। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, साम्राज्य का विस्तार करना। और इस नीति की सहायता से अंग्रेजों ने भारत की जनता को जाति और धर्म के आधार पर क्या किया, बांट दिया। तो इसी आप लोग सोच सकते हैं आज हम लोग कहीं जाति धर्म के बीच बहुत ज़्यादा टकराव देखने को मिल रहा है। जाति धर्म की भेदभाव आज की डेट में की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका जो हम लोग का ब्लड है, भगवान ने सबको एक रूपता दिया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है हम लोग के देश में, ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। इसके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। सब लोग एक जैसे हैं, एकजुट रहें, सब लोग एक समान रहें। लेकिन ये जो अंग्रेज लोग थे, इसी की बदौलत हम लोग अपने में टकराव उत्पन्न कर रहे हैं, अपने में लड़ झगड़ रहे हैं। तो ये सब जो है उन्हीं की देन है। आप लोग को भी अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। 16 जो प्रश्न कर रहा है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध जो है कितने वर्षों तक चला था, 4 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष कि 10 वर्ष। तो जो इंग्लैंड है इसमें जो गृह युद्ध जो चला था वह केवल 7 वर्ष तक ही चला था। कितना वर्ष तक चला था, तो केवल 7 वर्ष तक ही चला था। 17 जो प्रश्न है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे, आर्य भारत में कहाँ से आए थे, पश्चिमी एशिया, पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और केंद्रीय एशिया। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मध्य एशिया भी अगर दिया रहता है यहाँ पे तो यह बिल्कुल सही होता। केंद्रीय का मतलब बीच में होता है, और बीच के मतलब यहाँ पर अगर मध्य एशिया भी अगर लिख देता तो हम लोग इसको सही करते। ओके, क्लियर था। अब देखिए यहाँ पे कुछ बताया गया है कि आर्य भारत में कब और कहाँ से आए थे। तो आर्य जो थे यह मध्य एशियाई स्टेपी चरवाहे से थे, जो लगभग 2000 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व के बीच भारत में आए थे। तो 2000 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व के बीच में कहिए, मतलब केंद्रीय मतलब बीच में आए थे। इसके जरिए इंडो यूरोपियन भाषाओं का इस उपमहाद्वीप में प्रवेश हुआ था। मतलब कह सकते हैं जब ये लोग आए थे तो इंडो यूरोपियन भाषाएं का उस समय जो है धीरे धीरे प्रचलित हुआ था। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न जो 18 है कि किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। कौन सी अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी, सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ अवधि में, वैदिक अवधि में कि आर्य अवधि में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। आर्य अवधि में रामायण और महाभारत की रचना की व्युत्पत्ति हुई थी। यहाँ पे बताया गया है कि वेद व्यास जी ने महाभारत और भागवत महापुराण अध्यात्म जो है रामायण की रचना 5000 वर्ष पूर्व की थी। इसमें पूर्व भी
रामायण महाकाव्य की जो रचना किए थे महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया था, जिसकी रचना 7000 वर्ष पूर्व लगाया जाता है। तो यही चीज यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। 19 जो प्रश्न है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त की ब्रह्मगुप्त? तो गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। देखिए यहाँ पे मैंने जो आपके मन में विचार प्रश्न आएंगे वह सारे प्रश्न अपने से ले लेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी को गुप्त वंश की स्थापना की थी और जो यह वंश था करीब 510 ईस्वी तक शासन में रहा था। यहाँ पे 20 नंबर जो प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? बैगम खान और हेमू के बीच, अकबर और मिर्जा हकीम के बीच, अकबर और बैगम खान के बीच, अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बैगम खान और हेमू के बीच जो था पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ था। कैसे हुआ था आइए हम लोग इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वह 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसका नाम था हेमू, छोटा लोकप्रिय नाम है हेमू, और अकबर की जो सेना के बीच पानीपत के मैदान में इस लड़ाई को खेला गया था। और अकबर के जो सेनापति थे खान जमान और बैरम खान के लिए यह निर्णायक क्या हुआ था? जीत हुआ था। इसमें बैरम खान क्या हुआ था? जीत हासिल कर लिया था। ओके। 21 जो प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान, इराक, पर्सिया और तुर्की? तो मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। अगर मोहम्मद गौरी का जन्म की बात करें तो सन 1149 ईस्वी में कोगोरो अफगानिस्तान में हुआ था और इसका जो पूरा नाम था मोहम्मद गौरी का शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। इसका पूरा नाम क्या था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। और सन 1173 में गोर का शासक बना था। मोहम्मद गौरी जो था सन 1173 में गोर का शासक बना था और उसने अपने जीवन काल में कई बार भी भारत पर आक्रमण भी किया था। ओके, छोटी छोटी पॉइंटों को जरूर याद करते चलिएगा आप लोग। 22 प्रश्न है कि मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा, नाना साहब, शाहू महाराज, शेरशाह? ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। बाजीराव पेशवा की जो है ये मस्तानी जो है ये प्रेयसी मानी जाती है। 23 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीत दिलाया था? बाबर, खिलजी, तुगलक, चंगेज खान? तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। खिलजी ने यह जो मुस्लिम शासक था यह बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम जीत हासिल कराया था। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं कि बिहार का प्रथम विजेता मोहम्मद बिन बख्तियार, जिसको हम खिलजी के नाम से जानते हैं, छोटा नाम है, इसके द्वारा प्रथम विजेता हासिल किया गया था बिहार पे। और तुगलक और फिर मुगलों ने खिलजी का अनुसरण किए थे, उस समय अनुशंसा किए थे, प्रशंसा किए थे। किसका? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का। और बख्तियार खिलजी ने एक तुर्क अफगान सैन्य जनरल भी था। तुर्क अफगान एक सैन्य जनरल भी था जो बिहार और बंगाल क्षेत्र के मुस्लिम विजय के नेता थे। जो बिहार और बंगाल के क्षेत्र के मुस्लिम विजय नेता भी था और बाद में खुद को उनके शासक के रूप में अपना स्थापित कर लिया। और 1200 में बिहार पर भी क्या किया था? यह कब्जा भी कर लिया था। अगला जो प्रश्न है 24 कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? कब, कौन से शहर में? मद्रास, कोलकाता, मुंबई, सूरत? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा यहाँ पे कि मुगल काल में जो सर्वप्रथम जो शहर था सूरत, यहाँ पे अंग्रेजों ने अपने कारखानों को स्थापित किए थे। क्यों किए थे देख लीजिए। इतिहास के पन्नों को खंगाले तो ईस्ट इंडिया कंपनी आज ही के दिन अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था और कंपनी ने 406 साल पहले सूरत में 11 जनवरी 1613 को मुगल बादशाह की इजाज़त मिलने के बाद इसे खोलकर प्रोडक्शन शुरू किया था, उत्पादन शुरू किया था। और उस क्या चीज़ का उत्पादन किया था? तो रजाई, गद्दे और कपड़े बनाने का जो है यहाँ से उत्पादन शुरू हुआ था, उसी समय यहाँ से चालू हो गया था। तो आप लोग सूरत में जानते हैं आप लोग कपड़ा का उत्पादन होता है। यहाँ पे 25 प्रश्न जो है यहाँ पे कि किस सूफी संत को
चिराग ए दिहलविया कहा जाता है? निजामुद्दीन औलिया, शेख नसरुद्दीन महमूद, कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी और इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। शेख नसरुद्दीन महमूद को संत को चिराग देहवलिया के नाम से जाना जाता है। किसको? शेख नसरुद्दीन महमूद को। यहाँ पे बताया गया है कि नसरुद्दीन महमूद एक 14वीं शताब्दी के रहस्य कवि और सूफी संत थे और वह संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी थे। संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, याद करिएगा। और उन्होंने चिराग ए देहवलिया कहा जाता है, उन्हें चिराग ए देहवलिया भी कहा जाता है। 26 प्रश्न कह रहा है कि किस युद्ध के बाद बाबर का एक राज्य जो था उत्तर भारत में सुदृढ़ हुआ? पानीपत का, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध कि चंदेरी का युद्ध? तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। खानवा का जो युद्ध था उस समय उत्तर भारत में सुदृढ़ हुआ, क्योंकि खानवा का जो युद्ध था वह 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। याद करना होगा, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इसमें तोपों के कारण राणा सांगा की हार हो गई थी। राणा सांगा इसमें हार गया था और बाबर जीत गया था। 27 जो प्रश्न है कि चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? जयचंद, मूलचंद और पृथ्वीराज चौहान। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जयचंद को हराया था। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने यह जयचंद्र को हराया था। ओके, देखिए यहाँ पे बताया गया है चंदावर का जो युद्ध हुआ था वह मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच हुआ था, जिसमें जयचंद्र क्या हुआ था? मारा गया था। 28 प्रश्न जो है, कौन सा मिलान यहाँ पे सही नहीं है? अल्लू गुरसफ, अलाउद्दीन खिलजी, नूरुद्दीन जहांगीर, बादशाह गाजी, औरंगजेब, सभी यहाँ पे सत्य है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल जो है ये सही नहीं है। बादशाह गाजी जो है औरंगजेब का नाम नहीं है। यहाँ पे ये क्या हो रहा है? गलती है, बाकी का है यहाँ पे सही है। जो बादशाह गाजी की जो उपाधि है वह जहांगीर ने धारण की है। बादशाह गाजी की जो उपाधि है यहाँ पे औरंगजेब नहीं, यह जहांगीर ने उस उपाधि को धारण की है। और अली गुरसुफ अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम है। अली गुरसुफ जो है अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम है। 28 जो प्रश्न है कि बाबरनामा का चागताई से फारसी में अनुवाद किसने किया है? अब्दुल रहीम खान खाना, बैरम खान, अब्दुल फजल, इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अब्दुल रहीम खान खाना, इन्होंने बाबर का चागताई में फारसी अनुवाद किया है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि बाबर ने चागताई भाषा में, चागताई एक भाषा है, अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखी, जिसकी फारसी में अनुवाद किए और अब्दुल रहीम खान ने किया। और खान अकबर के नवरत्नों में से एक थे और बैरम खान के ये क्या थे? पुत्र थे। बैरम खान के पुत्र खान थे। इसके बाद 30 प्रश्न जो है, रामायण का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था, किसने किया था? मुल्ला अब्दुल कादिर बदाऊनी, हाजी इब्राहिम सरहिदी, अब्दुल फजल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ए विकल्प बिल्कुल सही हो रहा है। मुल्ला अब्दुल कादिर बदाऊनी ने, इसने रामायण का जो है संस्कृत से फारसी में अनुवाद किए थे। यहाँ पे देख लीजिए, एक्सपर्ट के द्वारा जो बताया गया है कि रामायण का संस्कृत से फारसी में अनुवाद जो है मुल्ला अब्दुल कादिर बदाऊनी ने किया था। ये अकबर के दरबार में रहता था। इसके अलावा इन्होंने सिंहासन बतीसी का भी अनुवाद किया था। तो आज की क्लास हम लोग 30 प्रश्नों के साथ लिए थे। ये जितने सारे आज के प्रश्न थे आपको कैसे लगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। शेयर करने में जरूर मदद कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह का जो प्रश्न अगर आपको चाहिए तो इस चैनल से आप जुड़िए, एक परिवार समझ कर जुड़िए और आपकी तैयारी जो है यहाँ से बेहतर तरीका से कराया जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसी ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।